क्लास अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और क्या हम शुरू कर सकते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज, थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप लोगों ने टेस्ट वेस्ट दिए होंगे। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इस फिजिक्स के ब्रांच में हम डील करते हैं किस किस चीजों के बारे में? हम डील करते हैं हीट के बारे में, हम डील करते हैं टेम्परेचर के बारे में, हम डील करते हैं एनर्जी के बारे में, वर्क डन के बारे में। इन सब चीजों के बारे में जब आप बात करते हो तो एक्चुअली आप बात करते हो किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बट सिंपल चैप्टर है, तो जरा ध्यान से चीजों को समझो। सबसे पहले हम समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम नाम की चीज को क्या बोलते हैं। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को लेके बात कर रहे हो, ठीक है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम टेम्परेचर पे होंगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम टेम्परेचर, देन दे आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट बी है, इनका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक जैसा हो, सेम हो, तो आप बोलेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। पर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम जैसी चीज समझने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें थर्मल इक्विलिब्रियम जैसी चीज समझने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम ये अप्लाई करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए। आई होप आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में आप जीरोथ लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे यह कहता है कि अगर इफ टू systems are in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सबसे आसान लॉ है समझने के लिए। क्या कहता है आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एक सिस्टम है या एक बॉडी है ए, एक सिस्टम है यानी कि एक बॉडी है बी, एक सिस्टम है यानी कि एक बॉडी है सी। अगर आप ऐसा कहते हैं कि ए और बी ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
और फिर आप कहते हो कि बी और सी ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। सुनने में भले ही आपको ये कॉमन सेंस लगे, बट यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ऐसा समझ लीजिए ए का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो बी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री है, और अगर बी का टेम्परेचर 10 डिग्री है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री है, तो कैन आई से ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वापस जरा हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के साथ, तब वो तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। इसको बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने लोगों के दिमाग में ये चीज फिट बैठी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नाम की चीज क्या होती है, और थर्मल इक्विलिब्रियम से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हमने पढ़ा। सिंपल एंड स्वीट, हाँ या ना? क्लियर? मैं जानता हूं कुछ इसमें त्रास होने वाली बात है ही नहीं, बच्चे को भी समझ में आएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। क्या कहती है पब्लिक? सिंपल एंड स्वीट, कैन वी मूव फॉरवर्ड? पक्का? ठीक है। अगली चीज जो आपको समझनी है उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आप उन चीजों को दिमाग में रखें। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी associated with the random disordered motion of molecules of a system। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सपोज कीजिए आप एक बक्सा कंसिडर करते हैं। इस बक्से के अंदर बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, इन एयर के मॉलिक्यूल्स को आप सिस्टम बोलते हैं। ये जो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको आप बाउंड्री बोलते हैं, और इस बक्से के बाहर जो चीज है उसको आप एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट बोलिए या सराउंडिंग बोलिए। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त बच्चे को यही नहीं पता होता कि सिस्टम का मतलब क्या है। बच्चा सोचता है सिस्टम मतलब सब कुछ, नहीं। सिस्टम जब भी बात होगी तो उस सिस्टम के बाहर एक बाउंड्री होगी और उसके बाद एक सराउंडिंग या एनवायरनमेंट होगा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली एक बाउंड्री आपके पास जरूर होगी। जैसे कि अगर आप एक पानी का ग्लास कंसीडर कर लेते हैं और उस पानी के ग्लास के अंदर पानी है, ये पूरे ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी है ये आपका सिस्टम है, ये जो ग्लास है ये आपकी बाउंड्री है, और बाहर जो भी चीज होगी वो आपका एनवायरनमेंट है।
हो सकता है आप पतीले में दूध गर्म कर रहे हो, ये पतीले में दूध है, नीचे आपने गैस ऑन किया हुआ है ताकि पतीले में जो दूध है वो गर्म हो सके। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिस्टम कौन है, तो ये दूध सिस्टम है, ये पतीला बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के बाजू में जो भी चीजें हैं वो सब एनवायरमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरमेंट में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो हमारे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा है। मैंने क्या कहा था? सिस्टम और एनवायरमेंट को अलग करने के लिए एक बाउंड्री होगी। पतीले के बाहर, पतीली के बाउंड्री के बाहर जो भी चीज आपको दिखाई दे सब एनवायरमेंट या सराउंडिंग में आएगा। तो अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि इस सिस्टम को हीट कौन दे रहा है, तो एक्चुअल में सिस्टम को हीट तो एनवायरमेंट दे रहा है, यानी कि सिस्टम को हीट सराउंडिंग दे रहा है, क्योंकि गैस तो सराउंडिंग है ना। जरूरी नहीं है बाउंड्री क्लोज्ड हो। बाउंड्री एक ऐसी चीज है जो सिस्टम को और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करती है। आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन के अंदर सिस्टम है, ये लाइन के बाहर सराउंडिंग। पर हम इंटरनल एनर्जी में ये बात कर रहे थे कि जो एनर्जी आपके रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन वाले मॉलिक्यूल्स के पास है उसको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल में हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ बात करें, दूसरे वाले एग्जाम्पल में पानी के मॉलिक्यूल के साथ बात करें, तीसरे वाले एग्जाम्पल में दूध के मॉलिक्यूल के साथ बात करें, तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स क्या चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या ये हवा के मॉलिक्यूल चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या लगता है आपको? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपका जवाब क्या है? आर दीज हवा के मॉलिक्यूल सिटिंग क्वाइटली? बिल्कुल नहीं। ये हवा के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये हवा के मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड मोशन कर रहे हैं। पर ये डिसऑर्डर्ड मोशन, ये रैंडम मोशन करने के लिए इन लोगों के पास जो एनर्जी है उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है यू से। आया दिमाग में कुछ बैठा? आपके किसी भी चीज के मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करते हैं, जब कोई डिसऑर्डरली मोशन करते हैं, तो ये डिसऑर्डरली और रैंडम मोशन करने के समय उनके पास जो एनर्जी होती है आप उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि सिस्टम कौन है, पहले वो देख लो। डिसऑर्डरली का मतलब होता है कोई किधर भी जा रहा है। डिसऑर्डरली का मतलब कोई किधर भी जा रहा है। बढ़िया। कितने लोगों को समझ में आया इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कितने लोगों को समझ में आया कि असलियत में मेरा सिस्टम कौन है? आया? पक्का? क्लियर है? अब सिस्टम की बात चल रही है तो आपको मैं बता दूं कि सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक हो सकता है ओपन सिस्टम, दूसरा हो सकता है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम। जरा मैं इसके बारे में आप लोग से बातचीत कर लूं। जब आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम की खासियत यह है कि इस सिस्टम से हीट एंड मैटर
दोनों बाहर जा सकते हैं। क्या बोला मैंने? हीट और मैटर। मैटर मतलब क्या? जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, तो अगर आप पानी गर्म कर रहे हो पतीले को क्लोज करके, सॉरी पतीले को ओपन रख के, ये आपका पतीला है, इसमें आपने रख दिया पानी और ये नीचे आपने लगा दिया गैस, इस तरह से। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये पतीला ऊपर से खुला है तो आप खुद जानते हो कि पानी खुद इवेपोरेट होके बाहर निकल सकता है, यानी कि जो पानी है वही तो मैटर है। और आप ये बात भी जानते हैं कि हीट भी बाहर जा सकती है। अगर पानी और मैटर दोनों का दोनों आपके सिस्टम से जाने की ताकत रखता है तो आपका सिस्टम ओपन सिस्टम में आता है। समझा? पर अगर आपने एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी रखा, नीचे से आपने आग लगा दी, पर आपके पास दिमाग है, आपने इस पतीले को ढक दिया, अब क्या होगा? अब क्या? पतीले को ढकने की वजह से पतीले से हीट बाहर जा सकती है, पर मैटर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पानी अगर इवेपोरेट भी होगा तो पानी इवेपोरेट होने के बाद वापस अंदर आ जाएगा। इस तरह का सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर हीट बाहर जा सकती है, परंतु मैटर बाहर नहीं जा सकता। आपने गेस किया आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होगा? ना तो हीट बाहर जाएगी, ना तो मैटर बाहर जाएगा। गेस करना आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? थर्मस यूज किया है कभी? पानी वानी गर्म करने के लिए, गर्म पानी गर्म रखने के लिए थर्मस यूज किया है? उसमें गर्म पानी डाल दो, ना तो हीट बाहर जाती है ना तो पानी बाहर जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ये हो गया हमारे 3 तरह के सिस्टम। आसान था? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सब लोगों को समझ में आया सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं? बहुत ही बढ़िया। अगली जो चीज मैं आपके दिमाग में रखना चाहता हूं वो है हीट, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। बात को समझना, बहुत सारे लोगों को हीट क्या होती है वही नहीं समझ में आता। हीट का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? What can we say the definition of heat? चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको पूछता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ये मेरा पहला एग्जांपल आप लोग के सामने होगा। सपोज कीजिए ये आपका एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर Ts है। कितना है टेम्परेचर? Ts। यहां कहीं पे आपका एनवायरोनमेंट है जिसका टेम्परेचर TE है। ठीक है? अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपके सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है आपके एनवायरमेंट के टेम्परेचर से, क्या आप एक बात समझ पा रहे हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो सिस्टम के बॉडी से
कुछ ना कुछ हीट निकलेगी और वो जाएगी एनवायरमेंट में। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्या मैं बोल सकता हूं हीट इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? हाँ या ना? पतीला गर्म है, दूध का पतीला गर्म है, आप उसको ठंडा करने के लिए रख देते हो, तो दूध का पतीला ठंडा कैसे होता है बेटा? दूध का पतीला ठंडा कैसे होता है? कोई मुझे बता दे, दूध का पतीला ठंडा कैसे होता है? क्या दूध का पतीला जो गर्म है वो आजू बाजू वाली हवा को अपनी हीट दे देता है? क्या दूध का पतीला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है? क्या दूध का पतीला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है? बिल्कुल करता है। इसी चीज को आप हीट कहते हो। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी को हीट कहते हैं। ठीक है, आई बात आपको समझ में? अच्छा चलिए, दूसरा एग्जांपल अगर ऐसा होता, अगर मेरा दूसरा एग्जांपल ऐसा होता कि आपके पास सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है जिसका टेम्परेचर Ts है, यहां पे आपका एनवायरमेंट है जिसका टेम्परेचर TE है, और अगर मैंने आपसे कह दिया कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर ग्रेटर है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा। एग्रीड? एग्रीड? ऑल ऑफ यू एग्री? आपका एनवायरमेंट गर्म है आपके सिस्टम से, तो अब ये एनवायरमेंट सिस्टम को हीट देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल सही। तीसरा एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए पर फिर भी दे रहा हूं। ये आपका सिस्टम है TS, ये आपका एनवायरमेंट है TE, और अगर मैंने आपसे कहा कि आपके सिस्टम का टेम्परेचर और आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर सेम है, तो अब क्या होगा? Q बराबर 0, कोई भी किसी को हीट ट्रांसफर करेगा ही नहीं। क्या कहते हो? ये तीन किस्से आपको समझ में आ रहे हैं? हीट क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन किसको हीट ट्रांसफर करेगा, कब करेगा, कौन किसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कब करेगा? क्या मैं एक आसान भाषा में एक लाइन में लिख दूं कि हरदम हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करती है? क्या बोलते हो? हरदम एक गर्म चीज ठंडी चीज को हीट ट्रांसफर करती है, क्या कहते हो? आसान भाषा में ये लिख दिया तो तुम्हारे लिए चलेगा? क्या सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि ये गर्म चीज एक ठंडी चीज को हीट ट्रांसफर करती है? क्या सब लोग इस बात पे यकीन रखते हैं? यार पूरे 50 लोग के करीब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 30 लोग खाली हाँ ना बोलते हैं, बाकी के 20 लोग पता नहीं क्यों चुप बैठते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो एक आधा यस या नो बोलने में क्या जा रहा है? बढ़िया है एकदम। अच्छा, पर मेरा सवाल ये है आप लोगों से, मेरा सवाल है आपसे ये कि अगर हीट ट्रांसफर हो जाती है, समझो हीट ट्रांसफर हो गया, तो क्या हीट ट्रांसफर से सिस्टम के इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क आएगा? एनी चेंज? क्या लगता है तुमको? एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे पूछूं, समझो समझो कि सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था? सराउंडिंग गर्म था, सिस्टम ठंडा था, तो सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया। अब जब सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया, तो क्या सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? क्या लगता है तुमको? कम ऑन, तुम्हें पता है ना इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा तो सिस्टम के पार्टिकल, क्या सिस्टम के पार्टिकल डिसऑर्डरली मोशन करेंगे? हां, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या हम अब अगले टॉपिक के अंदर, क्यों ना हम थोड़ी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें? क्यों ना हम अगले टॉपिक में लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जरा पढ़ के देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क आना चाहिए, यू में क्या फर्क आना चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं, जरा वो एग्जांपल ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए एक बक्सा है यहां पे, इस बक्से के अंदर बहुत सारे हवा के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी आदत है हम पहले ही दुनिया को बता देते हैं भाई कौन क्या है। ठीक है, हम बाद में नहीं करते। आप सिस्टम है, आप बाउंड्री है, और आप एनवायरमेंट या सराउंडिंग। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़िया बात। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? आपका जो सिस्टम था उसके नीचे हमने लगा दी आग। हम लाए एक मोमबत्ती और हमने लगा दी आग। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। अगर यहां थोड़ा भी आपने ध्यान भटकाया तो दुर्घटना हो सकती है। आप हैं सिस्टम, आप हैं एनवायरमेंट, और आप, सॉरी, आप हैं बाउंड्री, और आप हैं एनवायरमेंट। क्या आपको पता चल रहा है कि एनवायरमेंट हमारे सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, एनवायरमेंट हमारे सिस्टम पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनवायरमेंट हमारे सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपके सिस्टम का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए। पहले कितना था? 100। अब कितना है? 200। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन यू। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो यार सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे, ज्यादा डिसऑर्डरली मोशन करेंगे। यानी कि आप बोलोगे कि आपकी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ चुका है। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? यानी कि जितना ज्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपके बॉडी का इंटरनल एनर्जी होगा। क्या कहते हो? मजा नहीं लाइफ? बरोबर है? आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इंटरनल एनर्जी मतलब है, पता है ना? इंटरनल एनर्जी मतलब पता है ना, तुम्हारे मॉलिक्यूल कितना ज्यादा डांस करेंगे। अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल ज्यादा डांस करने लग गए मतलब समझ जाना रैंडम मोशन हो रहा है, मतलब समझ जाना इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल ज्यादा ज्यादा कब डांस करेंगे? जब तुम्हारे मॉलिक्यूल के पास ज्यादा टेम्परेचर होगा, तब तुम्हारे सिस्टम में ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्या कहते हो? क्या कहते हो? बढ़िया है ना? इन
दिस एग्जाम्पल we have provided external energy to the system, यानी कि हमने कैंडल जला लिया। इस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा और इसी की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी। हाँ या ना नहीं आ रहा है मुझे, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने प्राप्त किया? कितने लोगों के दिमाग में बात आ रही है? बहुत ही बढ़िया। मेरा अगला सवाल बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए ला सकते हैं? मेरा सवाल ध्यान से समझना। इसके पहले तुमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लाया रे बाबा? तुमने नीचे कैंडल जलाया था, कैंडल कैंडल कैंडल, याद आया? याद आया कैंडल जलाया था? सवाल यह है कि हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी लाना है, पर हमें कैंडल नहीं जलाना है। बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए क्या कैसा किया जा सकता है? पेश कर रहा हूं आपके सामने, बिना मोमबत्ती जलाए, बिना मोमबत्ती जलाए कार्यक्रम कैसे होगा? गौर फरमाइए। सपोज कीजिए आपके पास है एक पिस्टन, समझते हो? पिस्टन समझते हो? पिस्टन, समझ रहे हो? पिस्टन समझ रहे हो? ये है पिस्टन, ठीक है? अब हम यहां से लगाएंगे एक फोर्स, तो थोड़े देर के बाद तुमको यही पिस्टन यहां नजर आएगा। क्या कहते हो? ऐसे समझ रहे हो? और ये जो तुम्हें गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस कंप्रेस कंप्रेस, एकदम पास पास में आ जाएंगे। क्या कहते हो? इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू एबल टू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? कितने लोग इस डायग्राम को इमेजिन कर पा रहे हो? आपने इस पिस्टन को एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस से मूव किया है। अगर मैंने वापस इस पिस्टन को आगे और पीछे किया तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल पहले कंप्रेस होंगे, फिर रेयर फैक्ट होंगे। कंप्रेस मतलब पास पास आना, रेयर फैक्ट मतलब दूर दूर जाना। पास पास, दूर दूर। और अगर आपके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो आपके मॉलिक्यूल के पास पास आने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगा।
फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से हीट पैदा होगी, हीट पैदा होने की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या आपने ये सोचा बिना कैंडल जलाए मैंने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी? सोचो 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 सोचो, मैंने तुम्हें सवाल पूछा था, बिना कैंडल जलाए मुझे मॉलिक्यूल्स की, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, बिना कैंडल जलाए। मैं अगर एक पिस्टन को कंप्रेस करूं, रेयर फैक्ट करूं, कंप्रेस करूं, रेयर फैक्ट करूं, तो क्या मॉलिक्यूल जब पास पास में आएंगे तो उनमें घर्षण पैदा होगा, उनमें फ्रिक्शन पैदा होगा? क्या फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी? क्या हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा? और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कितने लोग के दिमाग में बात घुस रही है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि अभी यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है यहां पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए बिना मोमबत्ती जलाए? डू कीप इन माइंड, मोमबत्ती जलाई नहीं है। डू कीप इन माइंड, वी हैवंट अप्लाइड अ मोमबत्ती हियर। तनिष्का का सवाल है सर फ्रिक्शन कैसे बढ़ेगा? तनिष्का कभी लोकल में ट्रैवल किया है, चर्च गेट टू विरार? तनिष्का, लेडीज डब्बे में ही सही, लेडीज डब्बे में ही सही, पीक टाइम में जरा चर्च गेट टू विरार जरा पकड़ना एक बार। क्या आप लेडीज डब्बे में कंप्रेशन के माहौल में होते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग एक दूसरे से चिपके हुए? क्या आपको वहां पे गर्मी का एहसास होता है? क्या कभी आपने देखा है बोरीवली के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन का लाइट कनेक्शन उड़ जाता है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, बोरीवली या वसई के बीच में कभी ना कभी ऐसा होता है। उस 3-4 मिनट में कितनी गर्मी लगती है, कभी सोचा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप कंप्रेस करते हो। कंप्रेस यानी कि पास पास आना। जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे तो उनको भी गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? कितने लोगों को इस बात पे यकीन है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगा? क्या लोग समझ पा रहे हैं? कंप्रेशन की वजह से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट, हीट की वजह से टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से हमारा इंटरनल एनर्जी में आने वाला है बदलाव। बोल दो आना, बोल दो आना, बोल दो। बराबर, बहुत ही बढ़िया, फीलिंग आनी चाहिए। बट डू यू नो, आपने यहां पे कैंडल तो जलाया नहीं, पर आपने क्या किया? आपने किया वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, किया कि नहीं किया? आपने जो फोर्स लगाया, किसके ऊपर आपने फोर्स लगाया? पिस्टन के ऊपर। और वो पिस्टन ने किसके ऊपर कार्यक्रम चालू किया? सिस्टम के ऊपर। आप समझ पा रहे हैं ना? ये पिस्टन, ये सब चीज बाउंड्री के अंदर आती है। ये चीज आपका सिस्टम है और बाहर की चीज आपका एनवायरमेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आपने फोर्स बाउंड्री पे लगाया, पिस्टन पे लगाया, जिसके वजह से वर्क डन हुआ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और आप देख सकते हैं आपके मॉलिक्यूल्स ने एक्स नाम का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स ने एक्स नाम का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ऑब्वियसली है कि डिस्प्लेसमेंट आपके मॉलिक्यूल्स के साथ हुआ है। आपने उनके ऊपर एक फोर्स लगाई है, प्लस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है। गायत्री अहेर का सवाल है कि जब हम पिस्टन को बाहर की तरफ करेंगे तो क्या इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी? गायत्री कैसा है, जब आप लोकल के डिब्बे में चढ़ते हो, भले ही बोरीवली में बहुत लोग उतरते हैं, बट बोरीवली में बहुत लोग चढ़ते भी है। क्या कहते हो? आप कंप्रेशन करते हो तब हीट पैदा होती है। रेयर फ्रैक्शन करते समय, रेयर फ्रैक्शन करते समय अगर आपने वापस कंप्रेशन नहीं किया, अगर आपने वापस कंप्रेशन नहीं किया तो जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो निकल जाएगी। जैसे बोरीवली में अगर वापस लोग नहीं चढ़े लोकल में तो हीट कम हो जाएगी। पर अगर बोरीवली में लोग उतरे
और वापस बोरीवली में लोग चढ़ गए, तो क्या हीट कम होगी? कभी अगर गैस स्टोव आपने यूज किया है, उस गैस स्टोव में जब हवा भरते हैं तो बार बार ऐसा पंप करते हैं गैस स्टोव को। देखा है आप लोगों ने गैस स्टोव को कभी पंप करते हुए देखा है? भले आपके घर में गैस स्टोव ना हो, कहीं ना कहीं बाहर किसी को गैस स्टोव यूज करते हुए देखा है, उसको पंप करते हैं सब, पिस्टन उसमें पंप करते हैं, हवा भरते हैं उसके अंदर, देखा है कभी? आप वो कितनी जल्दी जल्दी करते हो, कितनी जल्दी जल्दी करते हो? यस। तो आप कंप्रेशन कर रहे हो, रेयरफैक्शन कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, रेयरफैक्शन कर रहे हो। आपके कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट पैदा हो रही है, वो हीट अभी भी सिस्टम में है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम नहीं होने वाली। आपकी इंटरनल एनर्जी कम कब होगी? विरार पे कम होगी, क्योंकि विरार में पूरी की पूरी भीड़ कम हो जाएगी, हीट खत्म हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी। जब तक कंप्रेशन है, जब तक माहौल गर्म है, तब तक इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहेगी। कृपया इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या कोई मुझसे और सवाल पूछना चाहता है? अरे कम ऑन, बढ़िया। इसी इसी सोच के साथ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हमारा अगला लॉ, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ आपसे यह कहने की कोशिश करता है कि जितनी भी हीट आप किसी सिस्टम को देते हो, जितनी भी हीट आप किसी सिस्टम को देते हो, उससे या तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कुछ बदलाव आएगा, प्लस हो सकता है सिस्टम कुछ काम करने लग जाए। मैं समझाता हूं, डोंट टेक टेंशन। मैं इस बात को आपके सामने पेश करूंगा, अच्छी तरह से पेश करूंगा, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, हमें जाना पड़ेगा स्टीम इंजन की तरफ। स्टीम इंजन एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था। दिस इज योर स्टीम इंजन। इस स्टीम इंजन के अंदर हम कोयला डालते थे, कोल। ये कोल जलता था, जिससे क्यू नाम की हीट पैदा होती थी। ये जो हीट पैदा होती है, ये हीट दो काम कर सकती है। ये आपके इंजन को गर्म कर सकती है, यानी कि इंजन की इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है, प्लस ये आपके इंजन से वर्क डन भी करवा सकती है। इंजन से वर्क डन कराने का मतलब इंजन मोशन में आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि आपके इंजन के अगर कुछ पार्टिकल्स होंगे तो वो रैंडम मोशन करने लगेंगे। मतलब किसी भी चीज को अगर आप हीट देते हो, किसी भी चीज को अगर आप हीट सप्लाई करते हो, तो वो हीट दो तरह के काम आपसे करवा सकती है।
एक तो वो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगी, प्लस वो कुछ वर्क डन भी करवा के दे सकती है। मतलब सिस्टम कुछ वर्क डन कर सकता है। ये जो वर्क डन आप यहां पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम। बात में ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम खुद काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको चावल पकाते हुए भी बता सकता हूं। ये आपका कुकर, ये आपका नीचे गैस। कुकर के अंदर हमारा चावल, दाल, जो भी चीज है वो कुकर के अंदर है। जैसे ही आप आग लगाते हो, जैसे ही आपने क्यू सप्लाई किया, क्या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया? आया। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में यह बदलाव आया कि चावल पकने लग गए, दाल पकने लग गई। यही तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का बदलाव है। इंटरनल एनर्जी क्या खाली एयर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन या रैंडमनेस या डिसऑर्डरली मोशन करके ही समझोगे, या ये भी समझोगे कि चावल पकना मतलब इंटरनल एनर्जी का बढ़ना भी तो हो सकता है। पर साथ ही साथ वर्क डन होने का संभावना भी तो है। और वर्क डन कहां हो रहा है? सीटी ऊपर की तरफ चले जाती है। हुआ कि नहीं हुआ वर्क डन? और ये वर्क डन किसने किया? ये वर्क डन सिस्टम ने किया। ये जो यहां पे चावल है, ये जो यहां पे दाल है, इन्होंने इस सीटी को ऊपर लेके गए। तो आप इस वर्क डन को क्या बोलोगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने काम किया। पर सिस्टम ने काम क्यों किया भाई? सिस्टम ने काम इसलिए किया क्योंकि सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया गया। पर क्या पूरा का पूरा हीट वर्क डन में गया? नहीं। कुछ ना कुछ हीट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए गया, और कुछ ना कुछ हीट आपने वर्क डन किया। यह है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। द हीट which is supplied to a system is utilized in increasing or changing the internal energy of the system and for doing some work. कितने लोगों को मेरा स्टीम इंजन वाला एग्जांपल और मेरा कुकर वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है? आया ना? When heat is given to a system, it is utilized for change in internal energy and work done, W and delta U. डन है? क्लियर है? पक्का? किसी को डाउट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? बढ़िया। क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं।
हमने आज बहुत सारी चीजें वैसे देख ली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे। तब तक आज की शीट पक्का रिवाइज करके ही नेक्स्ट लेक्चर में आना। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो बाय।